नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लेके आया हूं सामान्य अध्ययन एसएससी रेलवे, एसएससी स्टेनो, एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, यूपी पीसीएस, यूपी और पीसीएस लोअर तथा यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन की क्लासेस, जिसमें हम पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, वन लाइनर बेस पे पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तथा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एसएससी, रेलवे और अन्य किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास। हाँ, तो शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है प्राचीन भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को सामान्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। जो भारत का प्राचीन इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा पूर्व ऐतिहासिक काल। तो जो भारतीय प्राचीन इतिहास है वो 3 भागों में बटा है। प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और पूर्व ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में बटा हुआ हमारा प्राचीन इतिहास है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सामान्यतः पाषाण संस्कृतियों को देखा जाता है। अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सैंधव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। और पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ मौर्य काल से माना जाता है। यानी कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो 3 खंडों में बटा हुआ है। और 3 खंडों को कब से कैसे कैसे बांटा उनके बारे में बताया है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें पाषाण संस्कृति को रखा जाता है, मतलब जो पत्थर की संस्कृति, जिसमें पत्थर की खोज हुई थी। अर्ध ऐतिहासिक काल के अंदर सैंधव यानी हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है और ऋग्वैदिक सभ्यता को रखा गया है। और पूर्व ऐतिहासिक काल में आरंभ मौर्य काल से माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आगे है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है पूर्व ऐतिहासिक काल कब से माना जाता है, तो मौर्य काल से पूर्व ऐतिहासिक काल है। अगर पूछ लेता है जो अर्ध ऐतिहासिक काल है वो कब से है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता। ऐसे पूछ लेगा अर्ध ऐतिहासिक काल का संबंध किससे है, तो सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता से है। और अगर कहे प्राग ऐतिहासिक काल का संबंध किससे है, तो पाषाण संस्कृति से है। आगे बढ़ते हैं और चलते देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से निम्न भागों में बांटा गया। अब प्राचीन भारत को तो इन भागों में बांटा गया। पहला पुरातत्व और प्राग ऐतिहासिक काल, जहाँ से जिससे जो हमारे जीवन की तथा मनुष्य की बारे में पुरातत्व खुदाई अथवा मृत भांडों से पहचान हुई है, उस काल को पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा सिंध घाटी की सभ्यता, तीसरा वैदिक संस्कृति। आगे संगम काल, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, शुंग वंश, भारत पर विदेशी आक्रमण, पल्लव वंश, कुषाण वंश, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर अरबों
का आक्रमण और भारत पर तुर्कों का आक्रमण, यहाँ तक हमारा प्राचीन इतिहास रहेगा। जैसे ही हमारे यहाँ तुर्क आने लग जाएंगे तो वहाँ से ये इतिहास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं अब आगे। पुरातत्व और प्रौद्योगिक प्राग ऐतिहासिक काल। पुरातत्व और प्राग ऐतिहासिक काल, पहला पॉइंट है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री एज को मानव सभ्यता की दृष्टि से सबसे आरंभिक काल माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि मानव सभ्यता का सबसे प्रारंभिक काल कौन सा है, तो कहेंगे प्री हिस्ट्री एज या फिर प्राग ऐतिहासिक काल। मानव जाति के इस आरंभिक काल के इतिहास का अध्ययन करने हेतु उपलब्ध सामग्री के आधार पर तीन मुख्य भागों में तीन भाग हैं। ठीक है, पहला पुरापाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक एज, दूसरा मध्य पाषाण काल नेरोलिथिक एज, और तीसरा नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज। ये तीन पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मतलब पाषाण काल के भी तीन भाग हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था, अर्थात मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था वह तांबा था। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, तो आंसर हो जाएगा तांबा। जिस समय मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे और तांबे के औजारों का उपयोग आरंभ किया, उसको ताम्र प्रस्तर कैल्कोलिथिक या अर्थात पत्थर व तांबे के उपयोग की बाली अवस्था कहा। प्रस्तर, ताम्र प्रस्तर काल कहते हैं। अब यहाँ से आगे है प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में कुछ वन लाइनर्स हैं, उनको देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल या लाइस्टोसीन एज में हुआ। ये बताना प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का उदय में विकास हुआ है प्रतिनूतन काल या प्लास्टोसीन एज में हुआ। पूछते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का उदय कब हुआ, तो आंसर होगा प्रतिनूतन काल या फिर प्लास्टोसीन एज। आगे है पुरातत्व अवशेषों की तिथि निर्धारण तथा सभ्यता के विविध पहलुओं का अध्ययन करने विविध विद्वानों द्वारा कई विधियां अपनाई गईं। कुछ विशेष एवं वैज्ञानिक विधियां का वर्णन इस प्रकार है। अब उन विधियों के बारे में बताया गया है जिससे ये पता चला कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। इसमें मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। पहली विधि है फ्लोरीन परीक्षण विधि। फ्लोरीन परीक्षण विधि, इस विधि में जो हड्डी या दांत जितना पुराना होगा उसमें उतना ही अधिक फ्लोरीन की मात्रा होगी। इसका प्रयोग सर्वप्रथम ओकले ने किया था। ठीक है, फ्लोरीन परीक्षण विधि का उपयोग किसने किया था, ओकले ने। तो जो हड्डी जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, हड्डी दांत जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, उसमें फ्लोरीन की मात्रा उतनी अधिक होगी। तो ये फ्लोरीन परीक्षण विधि है और इसका उपयोग ओकले ने किया था। आगे है वृक्ष वलय निर्धारण विधि की खोज डगलस ने किया। इस विधि के अंतर्गत वलयों की संख्या के आधार पर 3000 वर्ष पहले तक के वलाकृतों को कालक्रम को ज्ञात किया जाता है। अब वलय जब पेड़ की जो लकड़ी काटी है तो उसमें कुछ वलय निकलते, चकत्ते गोल गोल निकलते, उसे वृक्ष वलय निर्धारण विधि कहते हैं। आगे तीसरा है रेडियो कार्बन विधि की खोज लिब्बी महोदय ने किया। इसके अंतर्गत यानी कार्बन 14 के द्वारा पदार्थ की मात्रा के विघटन के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अगर पदार्थ 50% विघटित हुआ है तो इतने विघटन में 5568 वर्ष का समय लगेगा। आगे मुद्रा शास्त्र को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अब
क्वेश्चन पूछता है मुद्रा शास्त्र को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन, इन सिक्कों का वर्णन है। आगे है पुरालेख शास्त्र को एपिग्राफी कहते हैं। पुरालेख शास्त्र को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। आगे है पुरालिप शास्त्र को एपियाग्राफी एलिग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन लिपि का अध्ययन किया जाता है। अब देखो दो हैं, एक है एपिग्राफी जिसमें पुरालेख शास्त्र, ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, और पुरालिप शास्त्र में इसे एपिग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन लिपि का अध्ययन किया जाता है। आगे सुलेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। सुंदर हस्तलेख के लिए मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में प्रसिद्ध है। यानी कि सबसे अच्छा कैलीग्राफी किसकी है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की। आगे है निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थान कश्मीर, बेलन घाटी के अंतर्गत मिर्जापुर यूपी और भीमबेटका मध्य प्रदेश। ये तीन हैं पुरापाषाण के मुख्य स्थान। पहला बेलन घाटी, वो पहला कश्मीर, बेलन घाटी और मिर्जापुर यूपी और भीमबेटका मध्य प्रदेश। बेलन घाटी कश्मीर में है। कश्मीर बेलन घाटी के अंतर्गत मिर्जापुर यूपी और भीमबेटका, ये तीन हैं। आगे भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 में आरंभ हुआ। आगे पॉइंट है दक्षिण भारत से हैंड एक्स परंपरा के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से रॉबर्ट बुर्स फुट ने 1863 में प्राप्त किए। आगे मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा। आगे मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य स्थल मिर्जापुर यूपी, नेवासा महाराष्ट्र, ओडिशा। मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इसके आगे है उच्च पुरापाषाण काल। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका इसी काल के हैं। पत्थर के ब्लेडों का उपकरण बनने लगे थे। पत्थर के ब्लेड प्लेट टाइप में होती हैं या जो पट्टिया टाइप में होता है उसके उपकरण यहीं से बने थे। आगे इस काल के प्रमुख स्थान हैं बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। आगे आधुनिक प्रकार के मानव का विकास इसी काल में हुआ। आगे है पॉइंट मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थान है लंगनाज गुजरात, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। आगे मध्य पाषाण काल आदमगढ़ व बागौर से पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। नवपाषाण काल स्थल कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है। 6000 ईसा पूर्व का था। ये कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ये हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल। अब दूसरा है सिंध घाटी की सभ्यता। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंध सभ्यता,
सिंध सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता तथा प्रथम नगरीय क्रांति आदि संबोधनों से अभिहित किया जाता है। ये सारे नाम सिंध घाटी सभ्यता के ही हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंध सभ्यता, सिंध सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता तथा प्रथम नगरीय क्रांति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। यह भारतीय सभ्यता व संस्कृति के लंबे वैविध्यपूर्ण कथानक का प्रारंभिक बिंदु है। 20वीं सदी के आरंभ तक इतिहासकारों एवं पुरातत्ववेत्ताओं की यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल, तो ये विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल थे, तब दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा तथा राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थानों से पुरातात्विक वस्तुओं को प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक सभ्यता विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर एवं क्रीट के समय से भी विकसित थी। तो पहले सबसे हमारे प्राचीन लोग सबसे पुरानी भाषा वैदिक सभ्यता मानते थे, लेकिन जब जॉन मार्शल और दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने ये खुदाइयाँ कराई, जिससे जो वस्तु प्राप्त हुई, इससे पता चला कि वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सिंध सभ्यता का काल ये है पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व, परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, और सी है उत्तर हड़प्पा काल। देखो तो इन्होंने इसको भी 3 भागों में बांट दिया कि पुराना, बीच का और अंत का। ठीक है, ये 3 हैं। सबसे पुराना पूर्व हड़प्पा काल से पहले का समय, हड़प्पा काल के मतलब परिपक्व जब हड़प्पा काल बिल्कुल विकसित था, और दूसरा उत्तर हड़प्पा काल जब हड़प्पा सभ्यता समाप्ति की ओर जा रही थी। तो इन 3 भागों में बांटा गया। टाइम पीरियड भी इन्होंने दिया है। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट, सैंधव सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। तो सैंधव सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। आगे सैंधव सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किमी था। और आगे हड़प्पा सभ्यता की अफगानिस्तान में 2 बस्तियां मुंडी गक तथा सोतुरगई प्राप्त होती हैं। रेडियो कार्बन यानी कार्बन 14 के अनुसार इस सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व, यही तिथि सभी लोगों ने माना जाता है। हड़प्पा यह स्थान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है, जो अब पंजाब में है, पाकिस्तान में है। ठीक है। आगे भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस पुरातत्व की खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? निर्देशन था जॉन मार्शल का, और खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यही हैं। अच्छा, आगे है, यह सैंधव सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो सैंधव सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा। यहाँ से श्रमिक आवास मिलते हैं। हड़प्पा में क्या मिले हैं? श्रमिक यानी मजदूरों के रहने के घर मिले हैं। आगे यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। आगे मिट्टी का मूसा तथा अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा में क्या क्या? मिट्टी का मूसा तथा अन्नागार, मतलब जहाँ पर अन्न का भंडार किया जाता था। आगे मोहनजोदड़ो। अब दूसरा है मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में तात्पर्य मृतकों का टीला, मतलब जो मोहनजोदड़ो उसे कहते हैं ऐसा स्थान या ऐसा टीला जहाँ पर मृत लोगों को दफनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराई। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो खुदाई
किसने कराई थी? राखलदास बनर्जी ने। आगे पॉइंट है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। अब पूछते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध नदी के किनारे। अब कहाँ पर है? पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक मोहर मिली है जिसमें एक त्रिभुजी पुरुष के योग के पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। मतलब एक मूर्ति मिली है, ठीक है, मोहर मिली है, उस पर एक व्यक्ति पद्मासन करता हुआ बैठा है। इसे शिव का प्राचीनतम रूप माना गया। वो मूर्ति भगवान शिव की प्राचीन रूप मानी गई है। आगे यहाँ से विशाल स्नानागार का प्रमाण बना। स्नानागार मतलब बाथरूम टाइप में मान लेते हैं, वो मिला है। स्नानागार के निर्माण टी प्रकार के ईंटों से होते थे। मतलब जो स्नानागार यानी कि जो बाथरूम बनाए गए थे, स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, वो बनाए गए थे, वो ईंट कैसी थी? टी प्रकार। अभी हमारी क्या वर्गाकार होती है, चौकोर होती है हमारी ईंट, लेकिन उस समय ईंट कहते टी टाइप की हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो मोहनजोदड़ो के सभी भवनों में बड़ा है। यानी सबसे बड़ा जो भवन था मोहनजोदड़ो में, जितने भी भवन मिले हैं उनमें सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो का था। यहीं से सीप का पैमाना मिला है। तो सीप का पैमाना कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अच्छा, सूती वस्त्र के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लोग सूती वस्त्र पहनते तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अब कालीबंगा का तात्पर्य काले रंग की चूड़ियों से है। अब देखो, अभी तक हमने 2 पॉइंट पर 2 शब्द उनके बारे में देख, स्थानों के बारे में देख लिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और तीसरा है कालीबंगा। कालीबंगा का तात्पर्य किससे है? काले रंग की चूड़ियों से। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, कालीबंगन का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, या काले रंग की चूड़ियाँ का काले रंग की चूड़ियाँ किसका अर्थ है? तो कालीबंगन का। आगे अब स्थिति मतलब ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़, जो राजस्थान में जिला हनुमानगढ़ है वहाँ पड़ता है। यहाँ पर कच्ची ईंटों के बने घर मिले हैं। यहाँ घर कैसे बने थे? कच्ची ईंटों से बनाए गए थे। चन्नूदड़ो में सैन्य संस्कृति के बाद झूकर संस्कृति तथा झागर संस्कृति विकसित हुई। अब चन्नूदड़ो की बात करें तो यहाँ पर सैंधव संस्कृति के बाद 2 संस्कृति और विकसित हुई, एक झूकर संस्कृति और झागर संस्कृति। आगे यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली। कैसी मिली? वक्राकार ईंटें मिली। आगे देखते हैं, यहाँ से प्राप्त कांस्य की बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी महत्वपूर्ण है। अब जो कालीबंगन में क्या मिला है? कांस्य धातु गाड़ी और इक्का गाड़ी का महत्वपूर्ण है। यहाँ मिली एक ईंट मिली है जिसके ऊपर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। मतलब बिल्ली आगे भाग रही, पीछे से कुत्ता भाग रहा है, कि ऐसे ईंटे पर निशान मिले हैं। अब आगे आता है रंगपुर ये गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर था? पाकिस्तान की रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कहाँ था? ये था सिंध नदी के तट पर थे, ये भी पाकिस्तान में। कालीबंगन कहाँ था? ये राजस्थान में था। अब आ जाता है रंगपुर गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित था। चलो यहाँ तक का लिए हम थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। देखो, सिंध सभ्यता का काल, इसे 3 भागों में बांटा गया, पूर्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। हड़प्पा में ही खुदाई की गई, तो इसमें हड़प्पा स्थान मिला जो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है, रावी नदी के तट पर। ठीक है, इसकी खुदाई के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे, और दाराम साहनी ने इसकी खुदाई की। उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये भी सिंध नदी के तट पर है, ये लड़काना जिले में सिंध नदी के तट पर है। उसके बाद स्थान मिलता है कालीबंगन है, इसका मतलब काले रंग की चूड़ियों से है। ये राजस्थान के हनुमान जिले में स्थित है। ठीक है,
इसके बाद रंगपुर, ये गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है, मतलब सभी किसी न किसी नदी के तट पर स्थित हैं। अच्छा, रंगपुर व लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। अब इसमें क्या मिला है, धान की भूसी मिली है। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्मिश एक किला मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सैंधव सभ्यता में नारी मृण मूर्तियाँ ज़्यादा पाई गई हैं। सैंधव वासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। आगे, सिंध सभ्यता में संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सैंधवी कपास के प्रथम उपभोक्ता, मतलब कपास का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, सैंधववासी ने किया था। सैंधववासी पांसे का खेल तथा नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। तो सैंधववासी अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, या तो नाचते थे या फिर पांसे का खेल खेलते थे। सैंधव सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं, ये लोहे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सैंधव सभ्यता वैदिक सभ्यता से सैंधव सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान नहीं था। सैंधव सभ्यता वैदिक आर्यों से पहले तथा संभवतः आर्यों से भिन्न सभ्यता थी, मतलब जो आर्य थे उनसे पहले और उनसे अलग थी इनकी सभ्यता। यद्यपि सैंधववासी घोड़े से अपरिचित थे, यद्यपि सुरकोटका से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी लिंग व मूर्ति पूजक थे, जबकि आर्य प्रकृति पूजक थे, मतलब सिंधवासी मूर्ति और लिंग की पूजा करते थे, जबकि आर्यवासी प्रकृति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। आगे, सैंधव सभ्यता के पतन का कारण अभी तक पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में निश्चित नहीं किया जा सकता, मतलब ये सभ्यता कैसे नष्ट हो गई इसके बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। आगे है, विविध विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के पतन के कारण निम्न बताए। पहला, व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण किया, तो व्हीलर ने क्या किया, आर्यों पर आक्रमण कर दिया, इसलिए वो नष्ट हो गए। चाइल्ड व पीगट ने ब्रह्म आक्रमण, आर्यबल स्टाइन व घोष ने जलवायु परिवर्तन तथा लैम्बिक ने अस्थिर नदी तंत्र बताए। मतलब विद्वान हैं, इन्होंने अपने अपने अनुमान प्रस्तुत किए। व्हीलर नाम के विद्वान ने बताया कि इन पर आक्रमण हो गया आर्यों पर, और चाइल्ड व पीट ने बताया कि ब्रहाई आक्रमण, कोई बाहरी आक्रमण हो गया, और दूसरे जो आर्यल स्टाइन ने और घोष ने जलवायु परिवर्तन बताया कि जलवायु इतनी परिवर्तन हो गई कि उसको वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए और वो उनकी सभ्यता नष्ट हो गई। और लैम्बिक ने नदी, मतलब नदी में बाढ़ या फिर अन्य इसी प्रकार की घटना हो गई, इसलिए उनकी सभ्यता नष्ट हो गई। तो यहीं तक हमारा ये फिनिश होता हुआ आएगा। हम जो सेक्शन शुरू करेंगे वो हमारा रहेगा वैदिक सभ्यता। आपको वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश रहेगी सबसे अच्छे से अच्छा वीडियो बना के दिया जाए, ठीक है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम अभी इतिहास कवर कर रहे हैं और उसके बाद इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी सभी विषय पर हम वीडियो बनाने वाले हैं और फुल डिटेल में वीडियो देने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, एक एक चीज़ हम पूरी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। फिर लॉजिकल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, गुड डे ऑल, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।